नमस्कार दोस्तों, जोश आईएसपीसीएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग अभी कंप्लीट एनसीईआरटी बायोलॉजी के सीरीज में चैप्टर हम लोग जैविक वर्गीकरण कर रहे हैं। जैविक वर्गीकरण यानी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस का। इसके अंतर्गत हम लोगों ने इससे पहले पार्ट वन हम लोगों ने देख लिया है बहुत विस्तृत तरीके से, जहाँ से कई प्रकार की टैक्सोनॉमी से रिलेटेड यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक क्या होता है, सेल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, प्लांट और जंतु में कितने प्रकार के अंतर्स होते हैं जहां एग्जाम में पूछे जाते हैं। सारी चीज़ों पर हम लोगों ने डिटेल्स रूप से बातचीत किया है। यदि आप नहीं देखे हैं तो सबसे पहले इसका पार्ट 1 जरूर देख लीजिए। साथ ही दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और लाइक बटन जरूर दबाइए। फ्रेंड्स, हम लोगों ने इससे पहले पार्ट 1 में जहां तक कर लिया था, इसको आगे बढ़ाते हुए प्लांट यानी पादप का वर्गीकरण करेंगे। यानी उपवर्गों में कितने वर्गों में बांटा गया है उसके बारे में डिटेल्स देखेंगे हम लोग। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्लांट यानी पादप से रिलेटेड कि पहला जो वर्गीकरण है इसका थाइलोफाइटा। क्या है? थाइलोफाइटा। थाइलोफाइटा के बारे में जब आप जानकारी कलेक्ट करेंगे एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से, तो आपको मालूम चलेगा कि इन पौधों के शरीर जो थाइलोफाइटा जो उपवर्गीकरण का जो पार्ट है, उसमें इन पौधे के शरीर के सभी घटक पूर्ण रूपेण विभेदित नहीं होते, यानी क्या विकसित नहीं रहते। अर्थात इनकी संरचना मूल, तना यानी मूल मतलब रूट, जिसको जड़ कहते हैं, तना, पत्तियों में विभाजित नहीं होती। यानी आपने देख लिया कि थाइलोफाइटा जो वर्गीकरण का उसके अंतर्गत क्या होता है, किसी भी संरचना का, पादप संरचना का जड़, तना और पत्ती में विभाजित नहीं होता, अलग अलग नहीं होता है। यानी इस वर्ग के पौधों में पौधों को सामान्यतः क्या बोलते हैं? शैवाल कहा जाता है। आप इसको पॉइंट याद कर लेंगे, नोट भी कर लेंगे नोटबुक में कि शैवाल किसका एग्जाम्पल है। तो शैवाल एग्जाम्पल किसका है? थाइलोफाइटा का एग्जाम्पल है। ये मुख्यतः क्या होते हैं? थाइलोफाइटा ये जलीय पादप होते हैं। क्या होता है? जलीय पादप होते हैं, यानी मैरीन प्लांट के अंतर्गत आता है, जिसका कुछ एग्जाम्पल्स हम आपको दिखाते हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है। देखिए एग्जाम्पल में यूथ्रोडिक्स, एस्पारागोएरा और कारा। यहाँ देख रहे हैं एस्पारागोएरा से। एस्पारागोएरा से मुझे याद है कि बीपीएससी में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ तक कि यूकेपीएससी में भी कोई बार क्वेश्चन पूछा गया। तो आपके लिए जानकारी ये है कि थाइलोफाइटा का एग्जाम्पल आप जरूर याद कर लीजिए। देखिए यहाँ पर आपको दिखेगा कि कहीं भी ये जो है पत्ती में, तना में, मूल में अंतर नहीं दिखेगा, यानी इसी को एस्पारागोएरा कहते हैं। यदि आप नेक्स्ट देखिए, जो मैंने आपके साथ एग्जाम्पल शेयर किया था, यहाँ देखिए यूरोथ्रिक्स इस तरीके से रहता है और यहाँ कारा इस तरीके से रहता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है मेरा ब्रायोफाइटा। थाइलोफाइटा के बाद ब्रायोफाइटा, इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। इस वर्ग के पादपों में जल यानी वाटर, जल एवं अन्य चीजों के का शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में संवहन के लिए विशिष्ट संवहनी उत्तक नहीं होते। यानी जो वेस्कुलर टिश्यू की बात की जा रही है यहाँ पे, संवहनी उत्तक नहीं पाए जाते हैं। ये पादप, जिस प्रकार आप जानते हैं कि प्लांट में जाइलम और फ्लोएम एक दो प्रकार का क्या होता है? वेस्कुलर टिश्यू होता है, यानी संवहनी उत्तक होता है। जो संवहनी उत्तक आपने अभी मैंने आपको कहा जाइलम और फ्लोएम, ये ब्रायोफाइटा जो प्राणी है, प्रजाति है, इसमें नहीं पाया जाता है। ठीक है, ये पादप तना और पत्तों यानी तन, स्टेम और लीफ जैसी संरचना में विभाजित होते हैं। इस वर्ग के पौधों को पादप वर्ग का उभयचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है। उदाहरण के लिए मॉस, जिसको फ्यूनेरिया बोलते हैं या मॉर्केसिया बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका एग्जाम्पल हम आपको दिखा रहे हैं किस प्रकार से रहता है। ये जो आपने मॉस देखा, कई बार यदा कदा एग्जाम में पूछा गया है, चाहे रेलवे का हो, एसएससी का हो या डिफरेंट एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, मॉस से रिलेटेड इस प्रकार का काई भांति लगा रहता है। एक हो गया मॉस से हो गया, जिसको फ्यूनेरिया भी बोलते हैं। एक मॉर्केसिया हो गया, ये दिख रहा है, इस प्रकार से रहता है। नेक्स्ट आता है टेरिडोफाइटा। क्या आता है? टेरिडोफाइटा। अब टेरिडोफाइटा के बारे में आप जानकारी लीजिए कि इन पौधों का शरीर जो होता है जड़, तना और पत्तियों में विभाजित होता है। किस प्रकार? देखिए थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। मतलब पहले वाले में आपने क्या देखा? यहाँ पर विभाजित नहीं होता है। दूसरा वाले में क्या देखा? तना और पत्ती विभाजित होता है। यहाँ क्या आपने देखा? जड़, तना, पत्ती यानी विभाजित होता है, यानी इसका विकसित रूप होता है। इसमें संवहन ऊतक उपस्थित होते, यानी जाइलम और फ्लोएम क्या होता है? इसमें उपस्थित रहता है। उदाहरण के तौर पे यदि देखें तो फर्न, मॉर्सिलिया
हॉर्स टेल इत्यादि इसमें पाए जाते हैं। उपर्युक्त तीनों वर्गों के पादपों में जननांग यानी जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स हैं, जननांग अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं, यानी क्या होता है, हिडन एक प्रकार के कह सकते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं। इनमें बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है, यानी जो सीड्स उत्पन्न करने की क्षमता होती है नहीं होती। जैसे एग्जांपल में आपने देखा यहाँ पे फर्न हो गया, और धान की फसल के साथ एजोला। आपने देखा होगा जब धान का फसल करते हैं आप, तो उसमें कई प्रकार का इस प्रकार का प्लांट उग जाता है, इसको एजोला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एजोला बोलते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है यही चीज इस प्रकार से। तो इससे पहले आपने क्या देखा, मॉस को क्या देखा कि आपने देखा ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आता है। ठीक है, और फर्न को क्या देखा, टेरिडोफाइटा के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, इसको याद कर लेना है। अब देखते हैं जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म क्या होता है? ये पौधे नग्न बीजी होते हैं। नग्न बीजी मतलब ओपन सीड्स होते हैं इसका, ये अर्थात इनके बीज फलों के अंदर नहीं होते। ये पौधे बहुवर्षीय, सदाबहार और काष्ठी होते हैं, जैसे पाइनस और साइकस का। यहाँ देख लीजिए, ये साइकस का एग्जाम्पल है। आपने देखा होगा कई गार्डन में सजावटी पौधे के रूप में आपको इसका एग्जाम्पल आपको देखने को मिला होगा। यहाँ देखिए पाइनस, ये पाइनस का हो गया एग्जाम्पल, और ये साइकस का एग्जाम्पल हो गया। तो ये जिम्नोस्पर्म के साथ ही आपको जान लेना चाहिए ये नग्नबीजी है, यानी ओपन सीड्स होते हैं। ठीक है, अब मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ एंजियोस्पर्म। आपने जिम्नोस्पर्म देख लिया, अब एंजियोस्पर्म। साथ ही दोस्तों 68th बीपीएससी का जो एग्जाम हुआ था नेगेटिव मार्किंग अप्लाइड करके, यहाँ पर भी आपको जो है इससे क्वेश्चन पूछा गया है डायरेक्टली। यदि अगर आप साइंस देखेंगे, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका आपको स्टेट पीसीएस में जो पूछा जाता है, चाहे रेलवे का एग्जाम हो या एसएससी का एग्जाम हो, वहाँ पर साइंस की बहुत बड़ी भूमिका होती है, वहाँ पर आपको डायरेक्टली काम आएगा। एंजियोस्पर्म, यहाँ देखिए एंजियोस्पर्म से रिलेटेड किस प्रकार के ये फूल की पत्ती दिख रहा है आपको। इन पौधों के बीज फलों के अंदर बंद रहते हैं। क्या रहते हैं? बीज इनका फल के अंदर बंद रहते हैं। इनके बीजों का विकास अंडाशय यानी यूटेरस के अंदर होता है, बाद में फल बन जाते हैं, और इन्हें पुष्पी पादप भी कहते हैं। क्या कहा जाता है? पुष्पी, यानी अधिकांश जो पुष्प यानी फूल का जो पौधा होता है, ये एंजियोस्पर्म का एग्जाम्पल है। आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। साथ ही बीज पत्रों की संख्या के आधार पर एंजियोस्पर्म दो भाग में बांटा गया है। मैंने क्या बोला? बीज पत्र, यानी दो प्रकार का बीज, एक बीज पत्री होता है जिसमें एक बीज पत्र होते हैं, एक होता है द्विबीजपत्री जिसमें दो बीज पत्र होते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। अब आपको नेक्स्ट, अब चलते हैं प्लांट, आपने बहुत अच्छे से देख लिया। अब चलते हैं एनिमिलिया यानी जंतु के बारे में जानकारी कलेक्ट कर लेते हैं। यह यूकैरियोटिक, यह क्या है? यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय विषमपोषी प्राणियों का वर्ग है, ये आप जानते ही हैं। इससे पहले हम लोगों ने प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक का पार्ट 1 में बहुत अच्छे से देख लिया था। यदि आप नहीं देखे हैं तो जरूर जाके पार्ट 1 देखिए। अब कहता है कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल रहित कोशिकाओं का बना। आपने इससे पहले क्या देखा कि प्लांट में सेल वॉल पाया जाता है, और एनिमेलिया यानी जंतु में सेल वॉल नहीं पाया जाता है। उसके जगह पे क्या रहता है? सेल मेम्ब्रेन रहता है। क्या रहता है? सेल मेम्ब्रेन रहता है। फ्रेंड्स, बहुत अच्छे से मैंने पार्ट 1 में बातचीत किया है, आप जरूर जाके देखिए। अब यहाँ देखिए, एक एक चीज के बारे में हम आपको बता रहे हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ है कि एनिमल के अंतर्गत जो जितने भी कोशिका व्यवस्था होता है, शारीरिक समिति होती है, पाचन तंत्र होता है, परिसंचरण तंत्र होता है, जनन तंत्र होता है, सारा क्या होता है? विकसित होता है, अपने में विकासित रहता है। अब यहाँ देखेंगे, एक एक चीज को हम देखते हैं। हम आपको बता रहे हैं कि कैसे हम मेरी एग्जाम में कैसे काम आएगा और किन चीजों को हमको ध्यान में रखना चाहिए। अब यहाँ देखिए, संगठन के अगर स्तर पे बात करें तो आप देखिएगा कि यद्यपि प्राणी जगत के सभी सदस्य बहुकोशिकीय होते हैं, परंतु सभी एक ही प्रकार की कोशिका के संगठन को प्रदर्शित नहीं करते हैं। कुछ में कोशिकीय स्तर का संगठन दिखता है, कुछ में उत्तक स्तर का दिखता है यानी सेल स्तर का दिखता है, और कुछ में टिश्यू स्तर का दिखता है। नेक्स्ट, यदि आप इसको देखें, अब यहाँ देखिए जो एग्जाम में पूछा गया था, ये मैं बता रहा हूँ। प्लेटोहेंथिनिज्म तथा एक उच्च संघों का जो अंग स्तर का संगठन दिखता है। ये जैसे एग्जाम्पल में एनालीड, ऑर्थोपोडा, मोलस्क, एकाइनोडर्म और रज्जुकी में अंग मिलकर तंत्र के रूप में शारीरिक कार्य करते हैं, जिसको अंग तंत्र के स्तर में संगठन करता है। ठीक है, कहलाता है। आपने देख लिया कितने प्रकार का। अब सारी चीजों के बारे में हम आपसे नेक्स्ट में बात करेंगे। एनालीड क्या है, ऑर्थोपोडा क्या है, मोलस्क क्या है, एकाइनोडर्मा क्या है और रज्जुकी क्या है। अब देखिए मैं नेक्स्ट बताता हूँ। चीज़ों को समझना कैसे है, कैसे आपके एग्जाम में इस चीज़ का भूमिका ज़्यादा होता है। अगर आप देखिए स्ट्रक्चरल रूप से, सिमेट्री रूप से, तो प्राणी को समिमित यानी सिमेट्रिक के आधार पर भी श्रेणीबद्ध किया जाता है। जैसे एक होता है असिमेट्रिक होता है, असीमित होता है, स्पंज में पाई जाती है, जिसमें कोई
किसी भी केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली रेखा इन्हें दो बराबर भागों में विभाजित नहीं करती है। ठीक है, यहां देखिए अब क्या लिखा हुआ है, सिलेंडरेटर, टीनोफोर और इकाइनोडर्म में अड़िये सीमित होता है, रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, जिसमें किसी भी केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली रेखा प्राणी के शरीर के दो भागों में समरूप यानी इक्वल समरूप भागों में क्या होता है, विभाजित कर देती है। आपने इसका एग्जांपल देख लिया, सिलेंडरेटर, टीनोफोर और इकाइनोडर्म। इन चीजों को क्या करना है, याद रखना है। बायोलॉजी में फ्रेंड्स किसी चीजों को याद रखना पड़ेगा आपको, जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली उसका आपको सहायता मिलेगा। अब यहाँ देखिए क्या है, एक है बाइलेटरल सिमेट्री, आपने क्या देखा इससे पहले, एक असिमेट्री देखा, एक सिमेट्री देखा, एक बाइलेटरल सिमेट्री में आपको बता रहा हूं, जो द्विपार्श्व समिति बोलते हैं, एनालिडा, ऑर्थोपोडा। आपने किन तरीके से देख रहे हैं, जो इससे पहले क्या देखा कि सिलेंडरेटर, टीनोफोर और इकाइनोडर्म ये रेडियल सिमेट्री था, ठीक है, और आप नेक्स्ट देख रहे हैं कि एनालिडा, ऑर्थोपोडा ये क्या है, बाइलेटरल सिमेट्री का एग्जांपल है। साथ ही मैं आपको बताऊं कि इसके बारे में यदि और आपको जानकारी है तो आप यहाँ पर दिया हुआ चीज को आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, बट एग्जाम के दृष्टिकोण से इतना महत्वपूर्ण नहीं है, इसी कारण से मैं इन चीजों पर फोकस नहीं करना चाहता। नेक्स्ट यदि आप आगे बढ़ेंगे, आप कहता है कि प्रगुहा या शरीर की गुहा के बारे में बातचीत हो रही है, ठीक है, यानी सीलोम के बारे में बातचीत हो रही है, ये सीलोम के बारे में बातचीत मैं करना चाह रहा हूँ। ये दिखा हुआ बॉडी वॉल, यानी बॉडी वॉल क्या या गट वॉल के बीच में क्या होता है, कैविटी होता है। मैंने क्या बोला कि एक होता बॉडी वॉल और एक होता आहार नाल, आहार नाल को बोलते हैं गट वॉल, के बीच में क्या होता है, कैविटी होता है, गुहा के में उपस्थित अथवा अनुपस्थित। वर्गीकरण के महत्वपूर्ण आधार है, जैसे यहां देखेंगे जो मध्य त्वचा होता है, मीसोडर्म होता है, से आच्छादित शरीर गुहा यानी बॉडी कैविटी को देह गुहा या प्रगुहा बोलते हैं, सीलोम बोलते हैं। यानी आपका शरीर है और आपके शरीर का अगर मान लिया जाए कि ऊपर से स्किन के ऊपर से एक जो लेयर बना रहता है उसको क्या बोलते हैं, सीलोम बोलते हैं या मीसोडर्म बोलते हैं, ठीक है। इसे युक्त प्राणी को सीलोमेट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सीलोमेट्स कहा जाता है। अब आपसे पूछा जाएगा सीलोमेट्स का एग्जाम्पल बोलिए, सीलोमेट्स का एग्जाम्पल बोलिए, तो याद कर लीजिए एनालिड, मोलस्क, ऑर्थोपोडा और इकाइनोडर्म और कार्डेट। आपने कितने पॉइंट्स यहाँ देखा, एनालिड, मोलस्क, ऑर्थोपोडा, इकाइनोडर्म और कार्डेट, ठीक है। इन चीजों को याद कर लेना है। इसके ऊपर क्या रहता है, बॉडी कैविटी बना रहता है जिसको सीलोम बोलते हैं। अब देखिए, अब कहता है यहाँ पर कुछ प्राणियों में यह गुहा जो होता है, सीलोम जो होता है, मीसोडर्म से आच्छादित नहीं होती है, यानी कि मध्य त्वचा, बाह्य त्वचा और अंत त्वचा के बीच बिखरी हुई थैली के रूप में पाई जाती है। ऐसे शरीर को क्या बोलते हैं, कूट गुहा या सीडोसीलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीडोसीलोम बोलते हैं। एवं ऐसे प्राणी यानी सीडोसीलोमेट्स कहा जाता है, यानी अगर नहीं रहा तो सीडोसीलोम्स, और उसको उस प्राणी को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सीडोसीलोमेट्स कहते हैं। इसका एग्जांपल है, यदि आप देखें तो एग्जांपल आपको यहाँ पर दिख जाएगा, एसके मिलिथिज्म बोला जाएगा, ठीक है। इसमें प्रोनाउंसिएशन में आपको हो सकता है दिक्कत हो, ठीक है, बट चीज़ों को याद रखना है, कैसे भी करके एग्जाम पास करना है, ठीक है, क्योंकि आपको डॉक्टर तो बनना नहीं और मैं डॉक्टर बनाने के लिए पढ़ा भी नहीं रहा हूँ, ठीक है। आपको सिविल सर्विसेज जैसे एग्जाम में पास करना है। मैं आपको उपयोगी कैसे होगा साइंस, इसके लिए मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। यहाँ देखिए, जिन प्राणियों में शरीर गुहा नहीं पाई जाती है उसे, इसको क्या बोलते हैं, ए सिलोमेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ए सिलोमेट्स। जैसे एग्जांपल में देखिए यहाँ पर प्लेडी है, हेल्थीमिज्म बोलते हैं, ठीक है। तो आपने इन चीजों के माध्यम से सारी चीजों को स्पष्ट रूप से देख लिया। अब देखते हैं खंडीकरण। खंडीकरण को पढ़ेंगे। खंडीकरण का मतलब होता है सेगमेंटेशन। क्या बोलते हैं, सेगमेंटेशन। यहाँ देख लीजिए सेगमेंटेशन। खंडीकरण का मतलब होता है कि कुछ प्राणियों में शरीर बाह्य एवं आंतरिक रूप से श्रेणीबद्ध खंडों में विभाजित रहता है, जिनमें कुछ अंगों की पुनरावृत्ति होती है। क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है, रिपीटेशन होता है। इस प्रक्रिया को सेगमेंटेशन बोलते हैं या खंडीकरण बोलते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल आप केचुए को देखे होंगे। केचुए का शरीर क्या होता है, खंडों में विभाजित रहता है। कई जगह पे जब वो बढ़ता है या पीछे की ओर अपने आप को बैक करता है तो आप देखेंगे उसका खंडीकरण यानी सेगमेंटेशन के रूप में आपको दिखेगा। नेक्स्ट यदि आप देखिए पृष्ठरज्जु। पृष्ठरज्जु का मतलब ये होता है नोटोकॉर्ड। क्या होता है, नोटोकॉर्ड। देखिए, नोटोकॉर्ड मध्य त्वचा यानी मीसोडर्म से उत्पन्न होती है, जो भ्रूण विकास के समय पृष्ठ सतह में बनती है।
ठीक है। अब यहाँ से मुझे नहीं लग रहा है फ्रेंड्स ज़्यादा महत्वपूर्ण मुझे लग रहा है, ठीक है, बट आपको जानना क्या है, आपको ये चीज़ जरूर जान लेना चाहिए कि जंतु जगत को पृष्ठरज्जु की उपस्थिति के आधार पर दो भागों में बांट के हम लोग देखते हैं। एक होता है नॉन कॉर्डेटा, ठीक है, एक होता है कॉर्डेटा। तो नॉन कॉर्डेटा और कॉर्डेटा में किस प्रकार का अंतर आपको जानकारी लेना चाहिए, जानकारी लेना चाहिए, इन चीज़ों को मैं आपको बता देता हूँ। खैर ये इतना डेप्थ जाकर के आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, फिर भी यदि आप जानकारी इकट्ठा करना चाहते हैं तो ये आप यहाँ देख सकते हैं कि आप एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है, आपके काम आ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आता है नॉन कॉर्डेटा। नॉन कॉर्डेटा में हम आपको बता रहे हैं कि कौन कौन सा फाइलम पाया जाता है, ठीक है, फाइलम मतलब संघ। नॉन कॉर्डेटा में कॉर्डेटा आपने देखा, कॉर्डेटा और क्या देखा, नॉन कॉर्डेटा। अब मैं आपको एक एक करके बताता हूँ नॉन कॉर्डेटा से रिलेटेड, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, हम 1 मिनट का फ्रेंड्स नॉन कॉर्डेटा बताने से पहले हम आपको समय लेना चाहेंगे कि जोश ISPCS के द्वारा 69th BPSC के लिए PT मेंस इंटरव्यू मेंटोरशिप प्रोग्राम चालू किया गया है। आप फाउंडेशन टू सिलेक्शन मेंटोरशिप प्रोग्राम के माध्यम से मेरे साथ जुड़ करके आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। मेंटोरशिप प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी जानकारी यदि आपको चाहिए तो आप 8999613339 नंबर पे कांटेक्ट करके आप हमसे जानकारी कलेक्ट कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको मैं बताऊं कि मेंटोरशिप गाइडेंस प्रोग्राम के तहत क्या क्या फैसिलिटी आपको दी जाएगी, तो आपको 1-to-1 गाइडेंस प्रोग्राम दिया जाएगा, डेली बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे मेंटोरिंग की जाएगी। PYQ डिटेल एनालिसिस आपके साथ शेयर किया जाएगा, जिससे आपका PYQ का जो रिवर्स एनालिसिस की जो बात की जाती है, यानी अगर कोई मान लिया जाए क्वेश्चन है दिया हुआ, उसमें ऑप्शन A B C बनाया गया है, ठीक है, उसमें कोई आंसर A है, तो फिर B का मतलब क्या होता है, C का क्या है, D का क्या है, कि कैसे हम स्किप इस चीज़ों को कट करके हम अपने फाइनल आंसर पे पहुंचेंगे नेगेटिव मार्किंग में। मैं उन चीज़ों को बात करूंगा, आपका टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज फुल लेंथ टेस्ट आपके साथ इंक्लूड किया जाएगा। डाउट क्लियर सेशन हम आपके साथ शेयर करेंगे। वैल्यू एडिशन मटेरियल आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। एग्जाम में कैसे आप क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे, इन चीज़ों पे भी मैं आपको डिटेल से बात करूंगा। बेसिक टू एडवांस माइंड मैप देंगे हम आपको कि आप कम समय में कैसे आप अपने एग्जाम में प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे, मेंस कैसे पास करेंगे और इंटरव्यू में के माध्यम से फाइनल सिलेक्शन कैसे मिलेगा आपको। इसी के लिए आपको फर्स्ट 150 स्टूडेंट्स का मेंटोरिंग करने के लिए हम लोग मात्र 999 रुपये की फी पर आपको डेली बेसिस पे गाइडेंस, रेगुलर असाइनमेंट दिया जाएगा और असाइनमेंट दे करके इवनिंग टाइम में आपके साथ मेंटोरिंग करके गाइडेंस डाउट सेशन क्लियर किया जाएगा। तो आप मेरे साथ जो दिए गए नंबर था आप उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलते हैं दोस्तों, हम अपने सिलेबस पे चलते हैं। अब आते हैं नॉन कॉर्डेटा। नॉन कॉर्डेटा के अंतर्गत पॉडीफेरा, ये संघ है पॉडीफेरा, ये पॉडीफेरा के अंतर्गत देखते हैं जो एग्जाम में पूछा गया था। इस संघ के सदस्य सामान्यतः स्पंज यानी स्पंज के नाम से जाना जाता है। ये मुख्यतः समुद्री होते हैं। क्या होते हैं? समुद्री होते हैं। ज्यादातर असिमेट्रिक होते हैं। क्या होता है? असिमेट्रिक होता है, असीमित होते हैं। ये प्रारंभिक बहुकोशिकीय जंतु है। इसका शारीरिक संगठन कोशिकीय स्तर पे बना होता है। ठीक है, यहाँ देखिए साइकॉन के बारे में जो एग्जाम में पूछा भी गया था, साइकॉन से रिलेटेड। ये किस जगत का है? तो ये पॉडीफेरा संघ का है। किसका है? पॉडीफेरा संघ का है। अब यहाँ देखेंगे इसके शरीर के ऊपर कठोर आवरण अथवा बाह्य कंकाल द्वारा आधार प्राप्त करता है, जैसे जो सुई और नुकीले यानी कांटा से जो है या फाइबर से बना होता है। आप इसका देखेंगे यहाँ पर कांटा लगा रहता है। ठीक है, इनके पूरे शरीर में अनेक छिद्र, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा छिद्र। ठीक है, ये छिद्र आपको दिख रहा है, यहाँ पर छिद्र पाए जाते हैं। ये शरीर में जल तंत्र या कैनाल सिस्टम पाया जाता है, जो महीन छिद्रों यानी ऑस्ट्रिया और शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है और बड़े छिद्र ऑस्कुलम बाहर निकल जाता है। ठीक है, अगर इसका एग्जाम्पल आप देखें तो एग्जाम्पल आपको स्पष्ट दिखेगा जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। किसका? पॉडीफेरा जगत का। साइफा, जिसको साइकॉन बोलते हैं, यहाँ पर साइकॉन दिख रहा है। स्वच्छ जलीय स्पंज, एस्पंजलिया, बाथ स्पंज और यूस्पॉन्जिया। ठीक है, इन चीजों को याद कर लेना है जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट आता है सिलिंट्रेटा या निडेरिया। अब देखिए सिलिंट्रेटा या निडेरिया जो एग्जाम में पूछा जाता है, अगर सबसे पहले अगर मैं आपको जानने के लिए बताऊं, इस संघ के सदस्य जलीय होते हैं यानी मैरीन होते हैं। अधिकांश समुद्री, स्थानबद्ध और मुक्त रूप से तैरने वाले होते हैं। इसमें सिमेट्रिक पाई जाती है। इसके अंतर्गत देखेंगे जो आपको और चीज मैं बता रहा हूं, जो जानकारी योग्य चाहिए जो एग्जाम में आपके काम आएगा।
हाँ यहाँ देखिए, पॉलिप जो होता है, एक जो पॉलिप यहाँ लिखा हुआ है, पॉलिप यानी उत्तक जो देखा जाए टिश्यू स्तर पे शारीरिक संगठन पाया जाता है जो द्विकोणिक होते हैं। शरीर के दो दो आकार वाले, मतलब पॉलिप होता है और एक मेडुसा होता है। क्या होता है? पॉलिप और मेडुसा में पॉलिप एक स्थानबद्ध और बेलनाकार यानी सिलिंड्रिकल रूप में होता है, जिसके अंतर्गत हाइड्रा और एडेमसिया हाइड्रा और एडेमसिया। हाइड्रा भी कई बार, स्पंज भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। हाइड्रा और स्पंज के अंतर्गत जो रक्त का कलर होता है वो लाल कलर का नहीं होता है, ये भी आपके लिए जानकारी योग्य बात है। हाइड्रा और एडेमेसिया आते हैं, जबकि मेडुसा छतरी नुमा आकार के मुक्त रूप से तैरने वाले होते हैं। इसके अंतर्गत क्या आता है? एक जेलीफिश आता है, आप जानते हैं जेलीफिश से भी क्वेश्चन पूछा गया है। और ऑरेलिया आता है, ये आप यहाँ देखिए, सी एनिमोन और हाइड्रा, ये हाइड्रा है। आप इसका एग्जाम्पल आप देखेंगे तो आपको लंबे समय तक क्या रहेगा, याद रहेगा। यदि आप नेक्स्ट देखिए तो कोरल के बारे में, कोरल रीफ के बारे में मैंने बात किया था, जंतु जगत में आदि जातियां पाई जाती है। ये कोरल आदि जातियां समूह में रहती है, क्या रहती है? समूह में रहती है। जबकि हाइड्रा एकांकी रूप से रहते हैं। आपसे ये भी एग्जाम में पूछा जाएगा, हाइड्रा कैसे रहता है और कोरल कैसे रहता है। तो कोरल आप जानते हैं कि समूह में रहता है, ग्रुप में रहता है, और हाइड्रा एकांकी रूप से रहता है। अब यहाँ देखिए, एडेमसिया सी एनेमोन एक प्रजाति है जो केकड़े के साथ सहजीवी संबंध दर्शाता है, यानी सहजीवी संबंध दर्शाता है, म्यूचुअलिज्म रिलेशन को दिखाता है। अब यहाँ देखिए कि हाइड्रा में श्वसन अंग और रक्त अनुपस्थित होते हैं। मैंने इससे पहले में बात किया था, हाइड्रा में क्या रक्त नहीं पाया जाता है। हाइड्रा श्वसन अंग और रक्त अनुपस्थित होते हैं तथा श्वसन विसरण के माध्यम से किया जाता है, माध्यम से होता है, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट टोनीफोरा। क्या आता है? टोनीफोरा। ये आप जानते हैं कि खासतौर पे नॉन कॉर्डेटा के अंतर्गत हम लोग फाइलम कर रहे हैं, जो प्लांट के अंतर्गत नॉन कॉर्डेटा और कॉर्डेटा के जगत के जितने भी चीज पाया जाता है उसके बारे में हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, अब मैं आपको बताऊं कि टोनीफेरा हो गया। नेक्स्ट देखिए, ये जो लिखा हुआ है प्लेटी हेल्थमिज्म के अंतर्गत जितने भी एग्जाम्पल्स आते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बात करेंगे, ठीक है। आप आराम आराम से बायोलॉजी सेक्शन को कीजिए, क्योंकि बायोलॉजी अगर आप फास्ट करेंगे, तेजी से करेंगे, यदि आपका बैकग्राउंड बायोलॉजी स्टूडेंट का नहीं है, पीसीबी ग्रुप के नहीं है, तो आपको दिक्कत होती है। यदि मेडिकल आपकी तैयारी नहीं किए हुए, जनरल कंपटीशन में ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड के अधिकांश स्टूडेंट होते हैं, तो इसीलिए मैं आराम आराम से आपको करवाऊंगा, जिससे आपका अधिक से अधिक क्वेश्चन क्या हो, सॉल्व हो जाए। तो फ्रेंड्स, यदि आप इस चैनल पे नए हैं, पहली बार अगर आप देख रहे हैं मेरे इस कंप्लीट एनसीईआरटी सीरीज को, आप मेरे चैनल के पीडीएफ में जाएंगे तो प्रीलिम्स यानी पीटी से रिलेटेड, मेंस से रिलेटेड और इंटरव्यू से रिलेटेड गाइडेंस कंप्लीट आपको मिल जाएगा। आप वहां से भी देख करके खुद को आप अपने आप को कंपेटिटिव लाइक बना सकते हैं। साथ ही मेरे मेंटोरशिप प्रोग्राम से जुड़ करके अपनी फाइनल सिलेक्शन दिलवा सकते हैं फाउंडेशन टू सिलेक्शन के लिए। धन्यवाद दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक बटन जरूर दबाइए वीडियो को, ठीक है। धन्यवाद।